चलिए क्लास, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हाइब्रिड पैरामीटर आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है आपके इन्वर्स एबीसीडी और इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर आपके बचे रह जाएंगे। हालांकि उनसे क्वेश्चन कभी कभी ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी उसका बेसिक ओवरव्यू लेके चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्स जो हाइब्रिड पैरामीटर है हमारा, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो यही होता है कि हम यही भूल जाते हैं कि कौन सा पैरामीटर डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। देखो पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जेड के लिए ये आपका डिपेंडेंट में जो इक्वेशन बनती है, ये डिपेंडेंट के लिए और ये इंडिपेंडेंट। जेड में V1 और V2 की इक्वेशन बनती है और इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे I1 और I2। ठीक, वहीं पर Y में होता है इसका अपोजिट, I1 I2 डिपेंडेंट होते हैं, V1 और V2 में हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक, ABCD पैरामीटर में क्या आता है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में हम इनपुट साइड की सारे दोनों पैरामीटर V1 और I1 ये हमारे डिपेंडेंट होते हैं और V2 और माइनस ऑफ I2 ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्वर्स इसमें इसके बाद हाइब्रिड पैरामीटर में H पैरामीटर में क्या बनेगा, H पैरामीटर में आएगा ये वाली चीज़ दोनों। ठीक है, या ये कह लीजिए ये वाली, माइनस तो नहीं आएगा उसमें माइनस नहीं आएगा, तो इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो V1 और I2 उसमें आएगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, I1 और V2। वहीं पे हमारे पास जो G पैरामीटर होगा, G पैरामीटर मतलब इन्वर्स हाइब्रिड। इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर में ये वाले पैरामीटर्स हमारे डिपेंडेंट होंगे, यानी I1 और V2। तो इंडिपेंडेंट कौन से होंगे हमारे पास, V1 और I2। सेम इन्वर्स ABCD के लिए, यानी A डैश, B डैश, C डैश और D डैश के लिए क्या होगा हमारे पास, V2 और I2 हमारे पास जो है डिपेंडेंट हो गए, V1 और माइनस I1 हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जेड और वाई का याद रखना आसान है, ABCD का भी सिंपल सा है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा जो G और ABCD इन्वर्स ABCD है, इसके लिए आप ये जेड पैरामीटर्स याद रख सकते हैं कि अगर आप जो है डायगोनल वाइज पहला डायगोनल देखेंगे तो वो इन्वर्स ABCD का है, इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर का है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा डायगोनल है वो हमारा इन्वर्स ABCD का है। इसका जस्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट इससे भी आप याद रख सकते हैं कि H का अपोजिट G है, इन्वर्स ABCD का अपोजिट ABCD है। ठीक है, Z का अपोजिट Y है, Y का अपोजिट Z है। ये दोनों और ये दोनों। ठीक, इससे आप याद रख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा हाइब्रिड पैरामीटर। तो देखो हाइब्रिड पैरामीटर में क्या है हमारा, किस के बीच में निकालना था, V1 और I2 के। H11, H12, H21, H22 और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे I1 और V2। तो इक्वेशन हमारी सीधी सीधी क्या बनेगी, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 की इक्वेशन बनेगी H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, अब फिर से वही बात जैसा अभी तक सारे करते आ रहे थे, पहले इनके पैरामीटर्स निकालते हैं। ठीक, तो अगर मैं एक 2 पोर्ट नेटवर्क बनाऊं, और ये करंट I2, ये करंट I1 और ये वोल्टेज V1। ठीक है,
तो अगर मुझे H11 निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, V2 को शॉर्ट करूँगा, V2 0 करूँगा तो मेरा ये V2 शॉर्ट हो जाएगा। तो मेरा H11 होगा क्या, V1/I1, कब, जब मेरा V2 = 0, यानी 2, 2 डैश 1 और 1 डैश, 2 और 2 डैश को मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, वोल्टेज अपन इनपुट इम्पीडेंस दोनों जो है इनपुट साइड के हैं, तो इनपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अभी तक तो आपको याद भी होने लगे होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक, इसके अलावा H12 है। H12 क्या बनेगा हमारा, H12 अभी नहीं निकालते, अभी हमने V2 0 किया हुआ तो पहले V2 वाली टर्म्स निकालते हैं। H21 क्या जाएगा मेरे पास, I2/I1, कब, जब मैंने V2 को 0 किया हुआ है। ये क्या कहलाएगा मेरा, फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक, इसके बाद निकालना है क्या है, अब करते हैं I1 को 0। I1 को 0 करने का मतलब क्या है, इनपुट साइड को मैंने ओपन कर दिया, तो मेरा H12 आ गया मेरे पास V1/V2, V1/V2 आ गया H12 जब मैंने I1 को 0 किया। तो ये लीजिए मैंने कर दिया I1 को 0, 1 और 1 डैश को ओपन, और यहीं से हमारा जो है H22 भी निकलेगा। वो कितना निकलेगा, I2/V2 जब मैंने I1 को 0 किया। ठीक है, ये देखो V1/V2 यानी कि वोल्टेज गेन है, लेकिन इनपुट साइड वाली ऊपर है तो रिवर्स वोल्टेज गेन है। इसको मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स वोल्टेज गेन, और इसको वोल्टेज करंट अपॉन वोल्टेज एडमिटेंस, ये है हमारा आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस तो है ही, तो लगे हाथ इसका सिंथेसिस डायग्राम भी बना लेते हैं। लीजिए, सिंथेसिस डायग्राम। सिंथेसिस डायग्राम, इनपुट साइड फिर से वही बात, ये वोल्टेज V2 और ये वोल्टेज V1, यहाँ से करंट गई I1, यहाँ से करंट गई I2। ठीक है, अब वोल्टेज में पहले ये वोल्टेज का ड्रॉप, उसके बाद ये भी वोल्टेज का ड्रॉप, जब भी तो मेरे वोल्टेज का सम बनेगा। ठीक है, तो ये मुझे वोल्टेज का सम दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें H11 में I1 करंट जा रहा है, तो ये मेरे पास H11 हो गया, इसमें I1 जा रहा है तो H11 I1 हो गया। इसके बाद हमारे पास H12 V2 है, तो फिर इसमें जो है मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी H12 V2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट का सम है, तो करंट का सम तो हमारे साथ पैरेलल ब्रांच में होता है, तो ये दोनों मुझे पैरेलल ब्रांच में दिखाने हैं, जिसमें से V2 के साथ H22, V2 के साथ डायरेक्ट H22 आ गया। ठीक, और ये मेरा डिपेंडेंट करंट सोर्स में आएगा। ये लीजिए, ये आ गया मेरे पास, किस में आ गया, डिपेंडेंट करंट सोर्स में, जिसकी वैल्यू कितनी है H21I1। H21 इसकी डायरेक्शन तो नीचे रहेगी, तभी तो करंट में सम होगा। ठीक, तभी तो I2 के साथ सारा सम आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास टोटल इसका सिंथेसिस डायग्राम। ठीक है, लगे हाथ इसका वो भी बना लेते हैं, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। डस्टर कहाँ रख दिया, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। देखो, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी है इसकी,
H12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ H21 और कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी है H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल्स टू 1। कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी कि मेरे पास H11 इंटू H22 माइनस H12 H21 इक्वल्स टू 1। ये आ गई मेरी कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो लगभग सारे पैरामीटर्स हमने जो है इसमें स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे तभी हम पता लग पाएंगे कि किस तरीके के जो है इसका यूज है। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए है, तो वो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल में नहीं पूछा जाएगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रिकल का भी सब्जेक्ट है, उसमें भी पूछा जाएगा है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। स्पेशली जब आप हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पढ़ते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में ये सिंथेसिस डायग्राम बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, उस टाइम पे लगता है कि अगर ये 2 पोर्ट में पढ़ लिया होता तो आज ये चीज़ ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आ रही होती, तो इसलिए इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक, देखो न्यूमेरिकल देखते क्या क्या कहता है। देखो ये न्यूमेरिकल है आपके सामने। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि आपको जो है एच पैरामीटर्स निकालने हैं। ये आपके ऑप्शन है और ये आपका नेटवर्क दिया हुआ है। ऑप्शन अगर दिया रहता है तो आपके लिए अच्छी बात ये है कि देखो इसमें कोई भी 2 पैरामीटर आप निकाल लोगे, आप जो है ऑप्शन को टच कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो है वैल्यू मैच नहीं कर रही है। ठीक, कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो किसी को भी सोल्व कर लो इन दोनों को छोड़ के। ठीक है, H12 निकाल लो, H11 निकाल, H11 अगर 10 आ गया तो गड़बड़ है, तो जो सबसे अलग हो वही निकालो ना। सबसे अलग क्या है, H12 निकाल लो यार, कोई कैसे भी निकाल लो। देखो इक्वेशन क्या है वो तो याद होगी आपको, V1 और I2 की टर्म्स में बनानी है। H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, अब देखो 0.1 20 -1 +1। ठीक है, तो H12 किसी में भी सेम नहीं है। तो अगर मैं क्या करूं, H12 यानी V1 अपॉन V2 कैलकुलेट कर लूं कब, I1 इक्वल्स टू 0 पे। I1 इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या, 1,1 इक्वल्स टू ओपन। ठीक, अगर मैं इस वाले टर्मिनल को ओपन रखूं, I1 की वैल्यू 0 रखूं, तो मैं V1 अपॉन V2 निकाल सकता हूं। निकालो। देखो ये वाला यहाँ पे वोल्टेज है नहीं, यहाँ पे वोल्टेज है नहीं कैसी भी, ओ सॉरी यहाँ पे वोल्टेज है ±V1, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं है अभी, क्योंकि हमने ये 0 रखी हुई है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो जाहिर सी बात है ये वाली वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी V1। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है V2, ये वाली वोल्टेज भी तो यहीं पे आएगी। ठीक, तो दोनों की नोड वोल्टेज V1 भी हो सकती है V2 भी हो सकती है, यानी कि V1 इक्वल्स टू V2 मेरा आ रहा है। H12 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 है, V1 अपॉन V1 इक्वल्स टू 1 मेरा आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, डी। कितना आसान था, है ना, एक ही पैरामीटर से काम हो गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। ये क्वेश्चन जो है गेट में 2 नंबर का आया होगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट भी नहीं लगे सोल्व करने के लिए। बस ट्रिकी है, हल्का सा एक ट्रिक देख लो कि कोई सा भी एक पैरामीटर निकाल लो, कैसे निकालोगे, निकल गया। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा जो H11 पैरामीटर पूछा गया है। H11 पैरामीटर पूछा गया है ओम में। पहले तो ये देख लेते हैं कि H11 पैरामीटर बनता है किस किस के बीच में। इक्वेशन याद होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको V1 I2 है, ये I1 प्लस H12 V2। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकल जाएगा हमारा। H11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 होगा कब, जब हमने V2 इक्वल्स टू 0 रखा हो। अगर हम इसको सॉर्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा तो बना दो। ये लो नेटवर्क, ये 1 ओम 1 ओम, टू I1, और इसमें करंट जा रहा है कितना, I2 प्लस माइनस। यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ से करंट जा रही है I1। अभी थोड़े टाइम के लिए इस नोड पे वोल्टेज मैं मान लेता हूँ Vx है।
कोई भी नॉन वोल्टेज हो ही सकती है, इसमें तो कुछ बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि इस नोड पे मेरी जो वोल्टेज है वो कितनी है, Vx है। अगर मैं इस नोड पे KCL लगाऊं, मतलब ये मान के चलता हूँ कि मेरी जितनी भी करंट है सब जा रही है सिर्फ इस नोड के लिए। देखो इक्वेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज जाहिर सी बात आपको भी पता है जब हमने KVL KCL किया था कि अगर आप करंट की डायरेक्शन गलत मानेंगे तो करंट माइनस में आ जाएगी, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हमने सारी डायरेक्शन जाने वाली मान ली, तो क्या बनेगी इक्वेशन। अगर मैं हर करंट की वैल्यू रखूँ, इस करंट को मान लूँ, नाम दूँ IA, IB, इसको IC, इसको ID, तो IA प्लस IB प्लस IC प्लस ID इक्वल्स टू 0। IA की वैल्यू है मेरे पास Vx माइनस V1 अपॉन कितना 1। IB की वैल्यू है मेरे पास Vx अपॉन 1। IC की वैल्यू है मेरे पास Vx अपॉन, ये भी नीचे जाके 0 ही हो रहा है, 1 प्लस ID की वैल्यू है मेरे पास 2I1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब I1 मेरे पास अलग पैरामीटर है। अब देखो V1 माइनस Vx, I1 की वैल्यू क्या है मेरे पास V1 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से मैं I1 की वैल्यू V1 माइनस Vx इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, कर दो Vx माइनस, या फिर मैं Vx की वैल्यू जो पुट कर दूँ डायरेक्ट, यहाँ से Vx निकाल लेता हूँ ना, Vx कितना निकलेगा इसको इधर ले जाओ, Vx इक्वल्स टू V1 माइनस I1। यहाँ से Vx सोल्व करूँ कितना आएगा, एलसीएम तो बनी आना है, तो 1 Vx 2 Vx 3 Vx 3 Vx माइनस V1 प्लस का 2I1 इक्वल्स टू 0। Vx की वैल्यू V1 माइनस I1, 3V1 माइनस 3I1 माइनस V1 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 0। 3V1 माइनस V1 2V1 माइनस I1 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 प्लस का 2। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, V1 अपॉन I1 निकालना है। 2V1 इक्वल्स टू I1 और V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ओम, 0.5 हमारा आंसर। ठीक, बेसिक KCL लगाया है, कुछ नहीं किया, बस इसको कहा हमने कि इसको सॉर्ट कर सकते हैं तो कर दिया। इस नोड को पकड़ लिया, इस नोड पे हमने KCL लगा दिया। ठीक है, एक हमने नोड वोल्टेज मान ली Vx, उस नोड वोल्टेज को I1 के टर्म्स में हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और उठा के जो नोड इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर पुट कर दिया। बस बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग सकता है लेकिन है नहीं, और ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले गेट में हमेशा 2 नंबर के आते हैं ज़्यादातर, 1 नंबर में गेट में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर फ्री फंड के मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक, तो यहाँ से ख़त्म होता है हमारा हाइब्रिड पैरामीटर। उसके बाद हमारे 2 पैरामीटर बचते हैं, जी पैरामीटर और इन्वर्स ABCD पैरामीटर। इसको भी जल्दी से ख़त्म करके और फिर अपना नेटवर्क जो है ख़त्म करने की कगार पर चलते हैं। फिर देखते हैं, हम मैग्नेटिक सर्किट देखेंगे, 3 फेस AC देखेंगे और फिर सब्जेक्ट शुरू करेंगे दूसरे वाला। यार बहुत दिन हो गए इसको पढ़ाते पढ़ाते।